गुड इवनिंग। यस, काफी सारे लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा परसों क्या बात हुआ था अपना अर्थवर्म से रिलेटेड, वो एक बार देख लीजिए प्लीज। बीच में एक पूरा दिन गुजर चुका है, मुझे नहीं लगता आपने कुछ काम किया होगा बीच में। एक बार देख लीजिए हमने क्या लिखा था। हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या बात किया था। फर्स्ट सेगमेंट को क्या कहते हैं, टोटल 100 या 120 सेगमेंट्स होते हैं अर्थवर्म में। अर्थवर्म का साइंटिफिक नाम क्या है वो देखिए। जिस अर्थवर्म का हम स्टडी कर रहे हैं उसका साइंटिफिक नाम क्या है वो देख लीजिए। फेरेटिमा पोस्टुमा कहीं लिखा है क्या, प्लीज चेक इट। एडल्ट अर्थवर्म 100 to 120 सेगमेंट्स का होता है। पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं। पेरिस्टोमियम के आगे एक छोटा सा एक्सटेंडेड टिश्यू, बल्ब लाइक लोब लाइक टिश्यू होता है, उसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। सेगमेंट्स 100 to 120 सेगमेंट्स है एडल्ट अर्थवर्म में, लेकिन बिटवीन 14 to 16 14, 15, 16 ये सेगमेंटेशन का जो पार्ट है वहाँ एक्चुअली कोई भी सेगमेंट नहीं है, वो प्लेन है, स्लाइट पिंकिश कलर का होता है वो, उसे हम कहते हैं क्लाइटेलम। देख लीजिए एक बार क्लाइटेलम कहाँ पे है। ये सब चीजें लिख के रखी है हमने ऑलरेडी, प्लीज चेक इट। उसके बाद फिर हमने लिख के रखा है कि उनके वेंट्रल साइड यानी नीचे की तरफ से अगर हम उसको देखेंगे तो वेंट्रल साइड में सेगमेंट नंबर 14 पे एक सिंगल ओपनिंग है, वो फीमेल ओपनिंग है, और सेगमेंट नंबर 18 में 2 ओपनिंग्स है, वो मेल जेनाइटल ओपनिंग्स है। फीमेल जेनाइटल ओपनिंग एक ही है सेगमेंट नंबर 14 में, मेल जेनाइटल ओपनिंग 2 है सेगमेंट नंबर 18 में। मैंने आपको बहुत पहले बता के रखा है कि सेगमेंट के नंबर अर्थवर्म में कुछ भी स्टडी कीजिए आप, सेगमेंट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, आज हमें ऑफ कोर्स एक लास्ट बात बताना रहेगा कि उसको आंखें तो नहीं है, लेकिन उसका वो जो प्रोस्टोमियम नाम का वो जो छोटा सा लोब है टिश्यू का, वो सेंसरी है, तो वो आजू बाजू में क्या चल रहा है क्या है ये सेंस कर सकता है, वो टच करेगा, वो फील करेगा। उसी के साथ वैसे तो हम जब अर्थवर्म को अपने हाथ में लेते हैं तो वी कैन नॉट सी एनी लेग्स और एनीथिंग, लेकिन जैसे मैंने आपको टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, हमने बात किया कि इट इज एक्चुअली हैविंग सर्टेन स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इन द मूवमेंट, फॉर द मूवमेंट अहेड, फॉर द मूवमेंट बिहाइंड। ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, ये बैकवर्ड भी जा सकता है। उसे कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसे कहते हैं सीटी, SETAE, या सीटा भी कह सकते हैं। और मैंने बेसिकली आपको बताया कि ये सीटी जो है ये अंदर मसल्स अटैच्ड है उनको, तो मसल की वजह से ये सीटी जब हिलते हैं, इन सब के एक साथ मूवमेंट की वजह से ये अर्थवर्म जो है ये आगे मूव कर सकता है, नहीं तो पीछे मूव कर सकता है। ओके, इसी में मूविंग अहेड विद द वर्क, लेट अस टुडे talk about a very important system of the earthworm, that is the डाइजेस्टिव सिस्टम। अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे। कल परसों अपना ये बात चल रहा था कि अर्थवर्म क्या खाता है वगैरह वगैरह, और हमने ये बात किया था कि अर्थवर्म इज बेसिकली ईटिंग, इट इज बेसिकली कंज्यूमिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल। ऑफ कोर्स इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉइल ही खा रहा है, मराठी में तो म्हणतात माती खाल्ली। ओके, ये अच्छा टर्म नहीं है। आपने कभी कुछ गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया, तो मराठी में कहते हैं यानी माती खाल्ली, तो वो एक्चुअली नेगेटिव टोन में कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे जब हम कह रहे हैं अर्थवर्म ने माटी खा ली, तो वो एक पॉजिटिव टोन में कह रहे हैं, वो अच्छी बात है। ओके, तो अर्थवर्म मिट्टी खा रहा है, अर्थवर्म सॉइल खा रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल खा रहा है ऐसा नहीं। सॉइल में मैंने आपको पिछली बार बताया कि अलॉन्ग विद सॉइल में पड़ा हुआ सॉफ्ट मटेरियल, मॉइस्ट मटेरियल, मॉइस्ट और सॉफ्ट और डीके, जिसका डीकेइंग हो रहा है, जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, इस प्रकार का जो प्लांट मटेरियल जमीन पे गिरा हुआ रहता है, इन दिनों में ऐसा प्लांट मटेरियल बहुत सारी जगहों पे दिखेगा आपको। तो ऐसा जो नीचे गिरा हुआ प्लांट मटेरियल जो ऑलरेडी डिग्रेड हो रहा है, जो मॉइस्ट है, अभी मॉइस्ट है और डिग्रेड हो रहा है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। अर्थवर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि अर्थवर्म के पास दांत नहीं है जानवर के। ऐसी चीजें सॉइल के साथ, ऐसी चीजें अर्थवर्म क्या करता है, कंज्यूम करता है। ओके, these kind of things earthworm is consuming it। और फिर ये चीजें जैसे जैसे अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में से जाती है, अभी देखिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बात पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात किया था कॉकरोच से रिलेटेड। कॉकरोच में हमने देखा था कि कॉकरोच के पास फोरगट रहता है, मिडगट रहता है और हाइंडगट रहता है। एक काम कीजिए, एक बार जस्ट जल्दी से कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिए, जल्दी से। मैं 2 मिनट रुकता हूं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिए। उसमें फोरगट देखिए, माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिडगट, मैल्फिजियन, हेपेटिक सिटी, फिर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, फिर हाइंडगट, हाइंडगट में इलियम, कोलॉन और रेक्टम, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये चीज थोड़ी देख लीजिए एक बार कॉकरोच में। आई होप यू हैव द डायग्राम। अभी कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको देखने को बताया, वो इसलिए क्योंकि जैसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसे ही अर्थवर्म का भी डाइजेस्टिव सिस्टम है। अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत भी माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस ऐसे ही, यानी वो फ्लो वैसे ही रहने वाला है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम से, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, इस एलिमेंट्री कैनाल में से जैसे जैसे धीरे 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 फूड आगे जाएगा, वैसे वैसे उसमें अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड किए जाएंगे और धीरे धीरे ये अर्थवर्म ये सॉइल में के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी में। उसने जो प्लांट मटेरियल खा लिया है थोड़ा थोड़ा, उस प्लांट मटेरियल में के न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी में, और फिर अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया, अभी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहेगा उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी रहने वाली है। मिट्टी खाई है तो मिट्टी निकलने वाली है। इनकमिंग वाज सॉइल, तो आउटगोइंग विल बी आल्सो सॉइल। तो बहुत बड़ी मात्रा में सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद नीचे जो अनडाइजेस्टेड सॉइल रह गई, वो वैसे ही इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द एक्सक्रीटल मैटर। समझ रहे हैं? ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम डिफिकल्ट नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं एक डायग्राम अपलोड कर रहा हूं अभी, वो डायग्राम के बारे में थोड़ा बात करेंगे। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का ही डायग्राम है, लेट्स सी। आपको आपके स्क्रीन पे आई होप दिखेगा वो अभी। वेरी गुड। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 108 देखना है, फिर स्क्रीन का डायग्राम देखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। ओके, बेस्ट यही रहेगा कि अगर टेक्स्ट बुक होगा एनसीईआरटी बायोलॉजी स्टैंडर्ड 11, तो आपने पेज नंबर 108 पे देखना चाहिए। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ।
अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत जो है वो ऑफ कोर्स माउथ से ही शुरू होती है। छोटा सा माउथ शुरू होता है, माउथ के बाद थोड़ा सा फेरिंक्स और थोड़ा सा ईसोफेगस। आपको आपके इसमें भी दिख रहा होगा, डायग्राम में लिखा होगा कि द स्टार्टिंग इज विद माउथ फॉलोड बाय फेरिंक्स फॉलोड बाय ईसोफेगस। आप ईसोफेगस तक आ गए, इसका मतलब यू हैव कम टू सेगमेंट नंबर, आप ईसोफेगस तक आ गए, इसका मतलब यू हैव कम अप टू सेगमेंट नंबर 5 एंड 7। ईसोफेगस सेगमेंट नंबर 5 में शुरू होता है और सेगमेंट नंबर 7 में खत्म हो जाता है। मैंने आपको बताया सेगमेंट नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अभी मजा आएगा थोड़ा। सेगमेंट नंबर 8 एंड 9 सेगमेंट नंबर 8 एंड 9 देखिए, मैंने जो डायग्राम अपलोड किया है उसमें सेगमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ साइड में। मैं मेरे सामने टेक्स्ट बुक है मेरा, उसमें भी एग्जैक्टली यही डायग्राम जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, एग्जैक्टली वही डायग्राम मेरे टेक्स्ट बुक में है। आपके पास अगर एनसीईआरटी का होगा तो आपके पास भी वही डायग्राम है, अभी पेज नंबर 108 पे। उसमें भी किसी भी नाम के आगे सेगमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सवाल जब आते हैं सेगमेंट नंबर को पकड़ के ही आते हैं। समझ रहे हैं आप? ओके, गिजार्ड इज देयर बिटवीन सेगमेंट नंबर 8 एंड 9। अभी हम अर्थवर्म की बात कर रहे हैं, अर्थवर्म में गिजार्ड है, लेकिन आपको अगर याद होगा कॉकरोच के पास भी गिजार्ड है, कॉकरोच के पास भी गिजार्ड था। पर अभी गड़बड़ ऐसा है, गिजार्ड काम क्या कर रहा था ये किसी को याद आ रहा है क्या? एक ही वर्ड में आप बता सकते हैं कि व्हाट गिजार्ड इज डूइंग इन द बॉडी ऑफ द कॉकरोच और इन द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म। कौन बता रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, यस, सभी वर्ड्स बराबर है, लेकिन शिवानी ने जो वर्ड डाला है वो मुझे बहुत पसंद आया, ग्राइंडिंग। जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। मैंने आपको बताया था, देखिए कॉकरोच है, अर्थवर्म है, इनके पास आपके मेरे जैसे टीथ नहीं है कि ऐसा सॉइल अंदर ले लिया, फिर घर वालों ने बताया इसके 32 टाइम्स इसको चू किया और फिर निगल लिया। नहीं ना, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अर्थवर्म। तो फूड डायरेक्ट माउथ फेरिंक्स ईसोफेगस तक चला जाता है, पर उसको क्रश करना जरूरी है। क्रश करने के लिए गिजार्ड दिया जाता है, एंड गिजार्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेगमेंट नंबर 8 एंड 9। ये बराबर फूड को ये नीचे भेजेगा अभी फूड को, लेकिन फूड को नीचे भेजते भेजते ये उसको क्या करेगा, बराबर क्रश कर देगा। उसके बाद गिजार्ड के बाद फूड आगे जिस ट्यूब में आता है उस ट्यूब को कहते हैं स्टमक। और तो उनके पास स्टमक है जैसे आपके पास है उसी प्रकार से। तो नाउ इट इज कमिंग टुवर्ड्स द स्टमक, एंड स्टमक इज फाउंड बिटवीन सेगमेंट नंबर 9 टू सेगमेंट नंबर 14। सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट फॉरगेट। स्टमक की और एक खासियत है, स्टमक के बारे में ऐसा बताया गया है कि स्टमक के अंदर जब फूड आता है
अर्थवर्म जो फूड कंज्यूम करता है, जिसमें सॉइल है और डिकेइंग मैटर है प्लांट का, इस चीज को जिसको आप फूड कह रहे हैं उसके लिए एक जनरल वर्ड यूज किया जाता है, समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस। ओके, अभी ये ह्यूमस जो है ये हाईली एसिडिक है। क्यों? बिकॉज ह्यूमस कंटेन्स ह्यूमिक एसिड। क्या है ह्यूमस के पास? ह्यूमस के पास है ह्यूमिक एसिड। तो स्टमक में जब ये फूड आता है, हम इस फूड को ह्यूमस कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये फूड यानी ये ह्यूमस जो है ये हाईली एसिडिक है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिक एसिड, जिसकी वजह से हम स्टमक में हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाता है और तो हमको एसिडिटी शुरू हो जाता है। फिर और तो क्या करेगा? पेप्सी पिएगा, स्प्राइट पिएगा, इनो पिएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो जो एसिडिटी डेवलप हो रहा है उसके स्टमक में बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ फूड दैट इट हैज कंज्यूम, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ह्यूमिक एसिड की वजह से एक प्रकार का जो एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक पीएच जो डेवलप हो गया स्टमक में, वो बहुत तकलीफ दे सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने जरूरी है। और ये न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ग्लैंड्स, जो एंजाइम्स और जो सिक्रीशन जरूरी है, और तो खुद वो बनाता है विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लैंड्स व्हाट आर कॉल्ड एज द कैल्सिफेरस ग्लैंड्स। उनका लोकेशन क्या है? वो स्टमक में ही है। तो वो सेगमेंट नंबर 9 और 9 to 14 के बीच में कहीं ना कहीं वो कैल्सिफेरस ग्लैंड्स है, वो अपना सिक्रीशन इस फूड के साथ मिक्स करेंगी। ये फूड पहले एसिडिक था, लेकिन ये सिक्रीशन कैल्सिफेरस ग्लैंड्स का सिक्रीशन उसमें ऐड हो गया, तो इसका पीएच एडजस्ट हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, ये हम स्टमक की बात कर रहे हैं। स्टमक के बाद हम सेगमेंट नंबर 14 तक आ गए। अभी हम सेगमेंट 15 की बात कर रहे हैं। सेगमेंट नंबर 15 के आगे टिल द लास्ट सेगमेंट, फिर लास्ट सेगमेंट आपका सेगमेंट नंबर 100 होगा, 110 होगा, 115 होगा, 120 होगा, डजंट मैटर। आपका जो लास्ट सेगमेंट है, उस अर्थवर्म का जो लास्ट सेगमेंट है, वहां तक ये ट्यूब जाएगी। इस ट्यूब को हम कहेंगे क्या कहेंगे? हम इसको इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन किधर है? From segment number 15 to the last segment. Are you getting this? Okay. इसमें और एक जरूरी बात है, ये स्टमक देखिए, as compared to स्टमक, इंटेस्टाइन का ट्यूब थोड़ा बड़ा है। ओके, आई होप आपको वो साइज का डिफरेंस उससे दिख रहा है और समझ रहे हैं। इवन मैंने जो फिगर अपना स्लाइड पे अपलोड किया है वहां भी देखिए, स्टमक पतला है, इंटेस्टाइन मोटा है। लेकिन इसमें और एक बात है, अगर ये सेगमेंट नंबर 15 है जहां से इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा अगर हम जाएंगे, ओके, तो आई एम एक ही मिनट, आई एम लुकिंग एट सेगमेंट नंबर 26, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे सेगमेंट नंबर 26 है। तो सेगमेंट नंबर 26 के यहाँ पे इस प्रकार के एक्सटेंशंस दिए गए, वहीं पे और कहीं नहीं, उससे पहले नहीं है, उसके बाद नहीं है। ये एक्सटेंशंस जो है
ये है एक्चुअली इंटेस्टाइनल सीका या सीकम, CAECUM भी लिखते हैं कुछ जगह पे, या CAECA ऐसा भी लिखते हैं कुछ जगह पे, बोथ मींस द सेम। इंटेस्टाइनल सीका जो है इट इज जस्ट लाइक योर लीवर, आपके बॉडी में जैसा लीवर है, लीवर इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन होने वाला है आपका लीवर और आपके पैंक्रियाज ये उस डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। उसी प्रकार से फूड का डाइजेशन इधर शुरू हो गया है, लेकिन बाकी का डाइजेशन जो होना है वो इंटेस्टाइन में होना है। इंटेस्टाइन में फूड, देखिए फूड डाइजेशन इज ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन करने के लिए आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत है। वो एंजाइम्स कौन रिलीज करेगा? इंटेस्टाइनल सीकम। कहाँ पे? वो सेगमेंट नंबर 26 यहाँ पे भी लिखिए। समझ गया? ओके। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट मैटर है, वो इंपॉर्टेंट मैटर अभी मुझे पता नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है आपके डायग्राम की तरफ दिख रहा था, मैं डायग्राम में दिख रहा है। सेगमेंट नंबर 26 की और एक खासियत है, आप देखिए इंटेस्टाइन शुरू तो हुआ 15 से 26 तक, लेकिन इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट जो था अंदर से वो प्लेन था, लेकिन 26 के बाद इंटेस्टाइन जो है अंदर से, इंटरनली कह रहा हूं, बाहर से तो स्ट्रेट दिख रहा है लेकिन अंदर से उसको बहुत सारे फोल्ड्स आ रहे हैं। From segment number 26 onwards, internally the intestine of the earthworm shows multiple folded areas. ये जो सडनली फोल्डिंग डेवलप हुआ है इसे कहते हैं टाइफ्लोसोल। आपके डायग्राम में नाम दिया हुआ है, डोंट वरी। क्या कहते हैं उसको? टाइफ्लोसोल। अभी ये क्या है, ये क्या है बताने से पहले मैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप में से जिन लोगों का स्टैंडर्ड 10 हुआ है उनको याद होगा कि स्टैंडर्ड 10 में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किया हुआ है, और वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें ऐसा बताया गया है कि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो आता है हमारा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल लाइनिंग, अगर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल लाइनिंग ये ऐसा रहता है। इन्हें कहते हैं विलाय। क्या कहते हैं? विलाय। मैं आपके इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं, मैं ह्यूमन इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं। और ये विलाय क्या करते हैं? ये विलाय वहां होना जरूरी है क्योंकि यहां से जब डाइजेस्टेड फूड जब जाएगा तो ये फोल्डिंग्स की वजह से फूड को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा एरिया मिल जाएगा। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, नॉट डाइजेस्ट करने के लिए, सॉरी, एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर ये सिंपल ऐसा होता तो फूड यहां से एब्जॉर्ब होता है, इन टिप से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन उतने ही एरिया में, क्योंकि ये इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए, तो अभी फूड यहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां से एब्जॉर्ब, सरफेस एरिया बढ़ गया तो फूड ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ये टाइफ्लोसोल एरिया जो मैं बता रहा हूं, ये टाइफ्लोसोल एरिया भी वैसे ही है, वो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है वो? इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन सो दैट whatever nutrients have been absorbed, whatever nutrients have been digested in the stomach and the intestine, those nutrients will get absorbed through the typhlosul. typhlosul कहाँ से शुरू होता है? 26 से, सेगमेंट नंबर 26 से।
टाइफ्लोसोल इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। लेकिन टाइफ्लोसोल से रिलेटेड एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझे आपको बताना है, मैं लिखता हूं पहले क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऐसा है आपके पास कि द टाइफ्लोसोलर रीजन the typhlosolar region extends from segment number 26 to स्टेटमेंट देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइफ्लोसोलर रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सेगमेंट नंबर 26, ठीक है 26 से शुरू हो गया, दिख रहा है हमको। 26 में इंटेस्टाइनल सीकम भी है और 26 में टाइफ्लोसोलर रीजन भी है, दोनों 26 में शुरू हो गए। 26 से द टाइफ्लोसोलर यानी ये इनर कोटिंग्स जो है अंदर इंटेस्टाइन में, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेगमेंट नंबर 26 टिल द लास्ट सेगमेंट एक्सेप्ट 25 सेगमेंट्स। इसका मतलब क्या होगा, लास्ट एक्सेप्ट 25। इसका मतलब ऐसा होगा कि अगर कोई अर्थवर्म है, सपोज ये अर्थवर्म का लास्ट सेगमेंट जो है, ये अर्थवर्म सपोज 100 सेगमेंट्स का बना हुआ है। टाइफ्लोसोल रीजन की शुरुआत कहां से हो गई, सेगमेंट नंबर 26 से टाइफ्लोसोल रीजन की शुरुआत हो गई इंटेस्टाइन में, और हमें बताया गया है कि सेगमेंट नंबर 26 टू लास्ट बट 25। लास्ट बट 25 का मतलब ऐसे है आखिर के 25 छोड़ दीजिए, उधर इंटेस्टाइन नहीं है, ऐसा नहीं, इंटेस्टाइन है लेकिन इंटेस्टाइन को वो इनर फोल्डिंग्स नहीं है लास्ट के 25 सेगमेंट्स में। लास्ट 25 सेगमेंट में इंटेस्टाइन ही नहीं है ऐसा कोई नहीं बोल रहा है, इंटेस्टाइन है लेकिन वो टाइफ्लोसोल वाले इनर फोल्डिंग्स नहीं। इसका मतलब टाइफ्लोसोल सेगमेंट नंबर 26 से, अभी टोटल 100 सेगमेंट्स है इसके पास और 25 छोड़ दिए, यानी मुझे लगता है सेगमेंट नंबर 75 तक इसका इतना जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन एक्चुअली शुरू हुआ था 15 से और वो खत्म होगा 100 पे। इंटेस्टाइन 15 टू 100 है, लेकिन ये इनर फोल्डिंग वाला टाइफ्लोसोलर रीजन सिर्फ 26 से 75 इतने एरिया में ही दिखेगा। अभी किसी ने अगर पूछा कि सर 75 के बाद भी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन तो लास्ट तक है, फिर आखिर के 25 सेगमेंट में क्यों नहीं दिया टाइफ्लोसोल, उसके पीछे रीजन ये है कि बाय द टाइम द फूड रीचेस 75th सेगमेंट, इंटरनली इंटेस्टाइन के 75th सेगमेंट तक जब फूड चला आता है उसमें के मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, फूड जैसे जैसे 26 से 75 ऐसा आगे 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 जा रहा है इंटेस्टाइन में से, मैक्सिमम फूड में के मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए बॉडी में, आ गया सब बॉडी में आ गया। इसके आगे एक्चुअली अब जो चीज जाएगी वो अनडाइजेस्टेड मैटर रहेगी। अनडाइजेस्टेड मैटर में वैसे भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो अगर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो एब्सॉर्प्शन होने नहीं वाला। लास्ट के 25 सेगमेंट्स के अंदर से जो इंटेस्टाइन का ट्यूब जा रहा है, अगर उसमें एब्सॉर्प्शन नहीं होने वाला तो उसमें टाइफ्लोसोल की जरूरत नाही। निसर्ग कधीही ज्या गोष्टीची तुम्हाला गरज नाही ती गोष्ट निसर्ग कधी तुम्हाला देत नाही, जसा अक्कल। ओके, इसलिए आखिर के 25 सेगमेंट्स में टाइफ्लोसोलर रीजन नहीं है, आखिर के 25 इसमें वो ऐसे इनर फोल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि उसने आखिर के लास्ट 25 सेगमेंट जो है उसमें से जो इंटेस्टाइन जाने वाला है वो सिर्फ अनडाइजेस्टेड मैटर आगे धकेल कर, वो एक्सक्रीटल मैटर, वो फीकल मैटर है, ती विष्ठा आहे, ती घाण आहे, तिचा काही उपयोग नाही आहे त्याच्या शरीरात, इट्स अ वेस्ट मटेरियल, उसके लिए वो वेस्ट मटेरियल है, वो वैसे ही बाहर थ्रो किया जाएगा। Are you getting this? ओके, अभी एक काम करना है, आपको जो डायग्राम दिख रहा है आपने इमीडिएटली वो ड्रॉ करना है।
और ड्रॉ करते टाइम आप जब ये नाम लिखेंगे, आपने इसोफेगस लिखा, डायग्राम में इसोफेगस दिया हुआ है, लेकिन आप इसोफेगस के आगे उसका सेगमेंट नंबर लिख रहे हो। ओके, जैसा मैंने सेगमेंट नंबर लिखा है वैसा आपने डायग्राम ड्रॉ करके उसके आगे सेगमेंट नंबर लिखना जरूरी है। इट इज नेसेसरी एंड कंपलसरी। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, कुछ डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है, स्ट्रेट ट्यूब ड्रॉ करनी है सिर्फ, लेकिन ट्यूब की तरफ ध्यान दीजिए, वो कहाँ पतला हो रहा है कहाँ मोटा हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, प्लीज कंप्लीट इट। गिजार्ड का फंक्शन ऊपर ऑलरेडी लोगों ने बता दिया है सौम्या। कॉकरोच में भी गिजार्ड वही काम कर रहा था जो यहां पे कर रहा है, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड मटेरियल। सुयश बार बार सीटी के बारे में पूछ रहा है, सीटी कुछ नहीं है, वो ऐसे हिलते हैं तो अर्थवर्म का बॉडी आगे पीछे हिलता है, फुल स्टॉप, बाकी कुछ नहीं उसमें बताने के लिए। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये डायग्राम मत ड्रॉ कीजिए, वहां जो मैंने शेयर किया है वो ड्रॉ कीजिए। लिम्फ ग्लैंड्स की हमें जरूरत नहीं है, लिम्फ ग्लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लिम्फ ग्लैंड्स। नाम के आगे उसका सेगमेंट नंबर लिखना मत भूलिए प्लीज।